नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल, व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का सिलसिला। वाराणसी से लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। बीते 2 लोकसभा चुनावों में काशी ने प्रधानमंत्री को भरपूर आशीर्वाद दिया और दोनों बार रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाई। वाराणसी से जब तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनावी मैदान में है तो उनके मुख्य प्रस्तावक बने गणेश्वर शास्त्री। गणेश्वर शास्त्री के साथ साथ लालचंद कुशवाहा, संजय सोनकर और एक पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता बैजनाथ पटेल भी प्रस्तावक बने। सांस्कृतिक राजधानी काशी की पहचान बीते 10 सालों में और भी फैली है। नामांकन से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। बीएचयू गेट से पंडित मालवीय को माल्यार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री का रोड शो 80 शिवाला मदनपुरा होते हुए गोदौलिया और उसके बाद बाबा विश्वनाथ धाम तक पहुंचा। दशाश्वमेध घाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदा नीरा पावन मां गंगा के तट पर आशीर्वाद लिया तो सभी के मन में प्रधानमंत्री और मां गंगा के बीच आत्मीय लगाव जीवंत हो उठा। नामांकन से ठीक पहले प्रधानमंत्री ने नगर कोतवाला बाबा काल भैरव से आशीर्वाद मांगा। इसके बाद वो पहुंचे जिला कार्यालय जहां उन्होंने नामांकन दाखिल किया। प्रधानमंत्री मोदी जब नामांकन करने पहुंचे तब एनडीए घटक दलों के प्रमुख नेता वाराणसी में मौजूद थे। सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार जनसेवा के लिए समर्पण, विकास के प्रति दृढ़ता और श्रेष्ठ भारत के लिए संकल्प दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन में भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ ही एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और करीब सभी दलों के कद्दावर नेता मौजूद रहे। इनमें शिवसेना के एकनाथ शिंदे, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान समेत एनडीए के तमाम दिग्गज शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में शामिल हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 2014 और 2019 के सभी रिकॉर्ड टूटने का दावा किया। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने प्रधानमंत्री मोदी को एनडीए की विजय का प्रतीक बताया। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन को ऐतिहासिक बताया। वहीं जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण ने कहा कि एनडीए का हिस्सा होना सौभाग्य की बात। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने उम्मीद जताई कि वाराणसी की जनता फिर बड़ा जनादेश देगी। अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल, निषाद पार्टी के संजय निषाद, सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर विश्वास जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल के उपलक्ष्य में पूरा शहर मोदीमय हो गया। इसी उपलक्ष्य में शहर की महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी की जीत के लिए मंगल कामनाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के कोडरमा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की कमजोर सरकार ने देश को नक्सलवाद की आग में झोंक दिया। नक्सलवाद ने देश का नुकसान किया और देश की अनेक माताओं के सपनों को कुचल डाला। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और जेएमएम पर भ्रष्टाचार को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हां, कांग्रेस के एक मंत्री के कर्मचारी और कर्मचारी के नौकर के घर से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। ये नोटों के पहाड़ इतने बड़े हैं कि गिनते गिनते मशीनें हाफ जाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि झारखंड में आज अपनी आस्था का पालन करना मुश्किल हो गया है। जिहादी मानसिकता वाले घुसपैठिए झुंड बनाकर हमला कर रहे हैं। झारखंड सरकार आंखें मूंद कर बैठी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बनगांव में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत हिंदू, बौद्ध, जैन शरणार्थियों को देश का नागरिक बनने से नहीं रोक सकती। भाजपा नेता अमित शाह ने कहा कि अब तक 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं, 380 में से प्रधानमंत्री मोदी 270 सीटें लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। आगे की लड़ाई 400 पार करने की।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त हो चुकी है और देश के कोने कोने में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर अमेठी की अनदेखी का आरोप लगाया। यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी ने 10 साल में जो करके दिखाया है कि काशी कैसी होनी चाहिए, संसदीय क्षेत्र कैसा होना चाहिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख और कन्नौज लोकसभा सीट से उम्मीदवार अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के झांसी में इंडी गठबंधन की संयुक्त चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इंडी गठबंधन के जीत का दावा किया और सत्ता में आने के बाद अग्निवीर योजना को समाप्त करने की बात कही। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना रनौत ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। यहां कंगना का मुकाबला कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह से है। कंगना रनौत ने नामांकन करने से पहले रोड शो किया, जिसमें समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। नामांकन दाखिल करने के बाद कंगना रनौत ने कहा कि सभी लोग बहुत उत्साहित हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। भाजपा उम्मीदवार सुभाष शर्मा ने पंजाब के आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार लोकसभा प्रत्याशी रणजीत चौटाला के समर्थन में प्रचार किया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि रायबरेली में एक तरफा चुनाव है, राहुल गांधी यहां रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अमेठी में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चुनाव के समय आपको कुछ भी कह देंगे, चुनाव के बाद कहेंगे कि वो तो जुमला था। केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के सेवा काल पर पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले अमृत काल में विकसित भारत बनाने की दिशा में देश की जनता ने अपना मन बना लिया है। चंडीगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी ने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ उपस्थिति दर्ज कराई। चंडीगढ़ लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने से पहले मनीष तिवारी ने रोड शो भी किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने भुवनेश्वर में कहा कि हम किसानों, पिछड़े वर्ग, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा और बीजेडी में कोई अंतर नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चुनाव आचार संहिता के पालन से संबंधित चुनाव आयोग ने दूसरी रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट जारी करते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि तकरीबन 2 माह से जारी चुनाव आचार संहिता जारी रहने के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले सभी मामलों को तकरीबन निपटाया जा चुका है, जबकि सिर्फ कांग्रेस और भाजपा की कुछ शिकायतें बाकी हैं। चुनाव आयोग द्वारा स्वतंत्र संज्ञान लेते हुए आचार संहिता के पालन की जानकारी देते हुए आयोग ने बताया कि अब तक दर्ज की गई 425 शिकायतों के 90% मामलों का निपटान किया जा चुका है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन एनेक्सी एक्सटेंशन बिल्डिंग में संविधान विशेषज्ञ पद्म भूषण सुभाष सी कश्यप की पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता सफल, सार्थक और सुखी जीवन का मार्ग का विमोचन किया। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित इस पुस्तक का लेखन सुभाष कश्यप ने 95 वर्ष की आयु में किया। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली एक बार फिर से सुर्खियों में है। यहां की महिलाएं फिर से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस की साठगांठ के खिलाफ प्रदर्शन पर उतर आई। असल में तृणमूल कांग्रेस ने संदेश खाली को लेकर अब एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें संदेश खाली से ताल्लुक रखने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ कुछ बातें कही गई हैं। इस वीडियो फुटेज पर नया बवाल मचा है। संदेश खाली में महिलाओं ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि वो फर्जी वीडियो बना रहे थे। इस दौरान कुछ महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस नेता एसडी रेवन्ना को जमानत पर रिहा कर दिया गया। उन्हें कर्नाटक पुलिस के विशेष जांच दल एसआईटी ने एक पीड़ित महिला के अपहरण के केस में गिरफ्तार किया था। कांग्रेस ने सुप्रिया भारद्वाज को राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक घोषित किया है। सुप्रिया भारद्वाज पार्टी में राधिका खेड़ा की जगह लेंगी।
भारतीय वायुसेना ने भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स का परीक्षण किया। IAF ने आगरा में इस परीक्षण को किया। पहली बार देश के इस पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का परीक्षण किया गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 30 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। राज्य पुलिस के बयान के मुताबिक माओवादी विचारधारा से क्षुब्ध होकर इन लोगों ने आत्मसमर्पण किया। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। जीरो टॉलरेंस की नीति, ये है मोदी की गारंटी। क्या हुआ? I have lost everything, काका। मैंने अपनी 3 साल की सारी सेविंग्स ज्यादा फायदे के चक्कर में नए ट्रेंड्स पे लगा दी। रिलैक्स एंड मूव टू प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स। वो रेगुलेटेड है, वेरीफाइड भी है एंड आर हैंडल्ड बाय एक्सपर्ट्स। अब तो मैं पूरा जीरो पे आ गया हूँ। थैंक्स काका। अब सब सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। 7 बज गए। एक दिन जल्दी उठाने को बोला था, फिर भी। कहाँ जाना है सुबह सुबह? वोट डालने जाना है अम्मा। हाँ तो आराम से चली जाना, भागी क्यों जा रही है? भागते तो हम पहले थे, भोर 4 बजे खेत में। अब जिस व्यक्ति ने हमें हमारे घर पर इज्जत घर बनवा के हमें सुरक्षा दी है, उसे वोट देने तो भाग कर ही जाएंगे ना। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। आत्मसमर्पण करने वाले 30 नक्सलियों में से 9 पर 39 लाख का इनाम घोषित था। इस साल अब तक 180 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 76 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी के निधन पर भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने दुख व्यक्त किया। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि यह बिहार, भाजपा और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर अपूरणीय क्षति है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से रांची में प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की। ईडी ने आलमगीर आलम को सचिव संजीव लाल के ठिकाने से करोड़ों की नकदी बरामदगी मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा था। जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग मामले में सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की सहायता से राज्य जांच एजेंसी SIA अनंतनाग, शोपियां और कुलगाम सहित दक्षिण कश्मीर में 11 स्थानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी बीज बेहरा पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के सिलसिले में की गई। असम पुलिस ने अंसारुल्लाह बंगला टीम ABT संगठन से जुड़े 2 संदिग्ध बांग्लादेशी आतंकवादियों बहार मियां और रेयरली मियां को गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। ये दोनों संदिग्ध बांग्लादेशी आतंकवादी बिना पासपोर्ट के अवैध रूप से भारत में रह रहे थे और असम में आतंकी नेटवर्क फैलाने के लिए भारतीय दस्तावेज हासिल कर रहे थे। तमिलनाडु के थूथुकुडी में कुछ हिस्सों में बारिश हुई। लगातार बारिश के बाद शहर के कुछ इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नफरत भरे भाषण का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से तत्काल कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज दोनों केस में जमानत की मांग की है। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी का विरोध किया। ईडी ने कहा, आरोपी द्वारा लगातार आबकारी नीति घोटाले की सुनवाई में देरी कराने की कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली से जुड़े मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई। महिलाओं के यौन शोषण के आरोपों के मामले में एक स्ट्रिंग ऑपरेशन सामने आने के बाद दायर इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से SIT गठन करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव केस के आरोपी गौतम नवलखा को जमानत दे दी। जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गौतम नवलखा 4 साल से हिरासत में है। अभी तक इस केस में आरोपी तय नहीं हुए हैं और ट्रायल में काफी वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में साफ किया
कि वकीलों पर उनकी खराब सेवा पैरवी के चलते कंज्यूमर कोर्ट में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि वकालत का पेशा बिजनेस और व्यापार से अलग है। पतंजलि आयुर्वेद के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि उन उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है जिनके विज्ञापनों के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। यह जवाब उन्होंने पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले में दिया। सुप्रीम कोर्ट में स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्णन पेश हुए। सुनवाई के दौरान जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद को इन दवाओं के स्टॉक के बारे में 3 सप्ताह के अंदर एक हलफनामा देना होगा। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 328 अंकों की बढ़त के साथ 73,104 पर बंद। वहीं निफ्टी भी 114 अंकों की बढ़त के साथ 22,218 पर बंद। वैश्विक ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न अपनी भारतीय इकाई में 1,660 करोड़ रुपए निवेश करने जा रही है। कंपनी की ओर से शेयर बाजार को दी गई सूचना में यह जानकारी सामने आई। दक्षिण कोरिया की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी किया ने अपनी इलेक्ट्रिक कार EV6 का रीडिजाइन और अपग्रेडेड अवतार पेश किया। भारतीय एयरटेल ने अपने मार्च तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया। कंपनी ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में उसका मुनाफा सालाना आधार पर 31% घटकर 2,072 करोड़ रुपए पर आ गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का संचयी लाभ वित्त वर्ष 2023-24 में 35% की वृद्धि के साथ 1.4 लाख करोड़ रुपयों को पार कर गया। आंकड़ों के अनुसार 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2022-23 में कुल 1,04,649 करोड़ रुपयों का शुद्ध लाभ दर्ज किया गया। भारत में यूटिलिटी वाहनों की मजबूत मांग के दम पर अप्रैल में यात्री वाहनों की थोक बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार यात्री वाहनों की थोक बिक्री अप्रैल में सालाना आधार पर 1.3% बढ़कर 3,35,629 इकाई होगी। भारतीय कपास संघ का अनुमान है कि 24 सितंबर को समाप्त होने वाली फसल वर्ष 2023-24 के दौरान कपास निर्यात करीब 27% बढ़कर 28 लाख हो जाएगा। फसल सत्र 2022-23 अक्टूबर सितंबर में कपास का निर्यात 22 लाख था। भारतीय कपास संघ के अध्यक्ष अतुल गरात्रा ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि दिसंबर 2023 से मार्च 2024 के दौरान कपास की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में 8 से 10% कम होने की वजह से भारतीय कपास की मांग बढ़ गई। भारत में अप्रैल के दौरान पाम ऑयल की आयात ने भारी उछाल आया। ये सालाना आधार पर 34.11% बढ़कर 6,84,000 टन हो गया। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया CEA ने बताया कि पाम ऑयल की वैश्विक कीमतों में गिरावट आई है, जिसके चलते भारत में आयात बढ़ा। ऑफिसर्स चॉइस विस्की बनाने वाली कंपनी एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम IPO के जरिए 1500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई। बाजार नियामक ने मंगलवार को जानकारी दी। अमेरिका का व्हाइट हाउस सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत की धुन से गूंज उठा। व्हाइट हाउस के मरीन बैंड ने कई एशियाई अमेरिकियों के समक्ष सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत की धुन बजाई। भारत के स्ट्रीट फूड गोलगप्पा यानी कि पानीपुरी की अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी एंट्री हो चुकी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रोज गार्डन रिसेप्शन की मेजबानी की। इस दौरान गोलगप्पा परोसा गया। इस कार्यक्रम में कई भारतीय अमेरिकी शामिल थे। केन्या में बाढ़ से बिगड़े हालात के बाद भारत ने मदद की दूसरी खेप भेजी। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए 40 टन दवा, चिकित्सा आपूर्ति और अन्य उपकरण केन्या के लिए रवाना हो चुके हैं। बाढ़ पीड़ित केन्या के लिए मदद का हाथ बढ़ाने पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत दुनिया के लिए विश्व बंधु की तरह है और ऐतिहासिक साझेदारी के लिए दुनिया के तमाम देशों के साथ खड़ा है। इजरायल ने गाजा पट्टी के एक नामी स्कूल UNRWA पर हमला किया। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई घायल हो गए। स्कूल के एक कर्मचारी ने कहा कि गाजा पट्टी में अब कोई सुरक्षित जगह नहीं बची है। कोसोवो में जंगल की आग और पेड़ों की अंधाधुंध अवैध कटाई से उत्पन्न हालात के बाद अब ड्रोन से हजारों हेक्टेयर इलाके में बीज बिखेरे जा रहे हैं। कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना में ड्रोन नए जंगल उगाने की दिशा में पहला कदम है।
इजरायल और हमास के बीच जारी जंग में कुल मौतों के आंकड़ों के अनुमान को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सही ठहराया। यूके में महंगाई और गेहूं के आटे की कीमतों में छूट की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी अर्धसैनिक बलों की गोलीबारी में कई लोगों की जान चली गई। प्रत्येक प्रदर्शनकारियों की याद में काला दिवस मनाया गया। पाकिस्तान में भारी विरोध प्रदर्शन, हिंसा और झड़पों के बीच पाकिस्तानी सेना ने पीओके में संचार सेवाएं काट दी। स्कूल बंद है, सार्वजनिक यातायात ठप हो चुका है और व्यावसायिक संस्थानों पर भी ताला पड़ा है। विदेशी एजेंट विधेयक के खिलाफ जॉर्जिया संसद के बाहर बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी जमा हुए और विरोध प्रदर्शन किया। मनु भाकर और विजयवीर सिद्धू ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट के चौथे और फाइनल ओलंपिक सिलेक्शन ट्रायल्स में कामयाबी हासिल की। खेल मंत्रालय ने 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक खेलों पर भी नजर बनाई। इसी कड़ी में 3 उभरते हुए स्क्वॉश खिलाड़ियों को टॉप स्कीम शामिल किया गया। इंडियन प्रीमियर लीग में बुधवार को राजस्थान रॉयल्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। दोनों टीमें गुवाहाटी के क्रिकेट स्टेडियम में भिड़ेंगी। बीसीसीआई ने सीनियर मेंस टीम के हेड कोच के पद के लिए विज्ञापन जारी कर दिया। राहुल द्रविड़ का कार्यकाल जून में खत्म हो रहा है। द्रविड़ का आखिरी असाइनमेंट जून में होने वाले T20 विश्व कप है। दुनिया के नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी अरीना संबालेंका ने इटालियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। बेटा कहता है पापा बीमा ले लिया होता तो आज हो जाता ऑपरेशन। अब हमें कौन बीमा देगा 70 के बाद? तुम लोगों ने सुना नहीं, 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिल गया। समझो, बस वोट के दिन पोलिंग बूथ पे जाओ और कमल का बटन दबाओ, मोदी को फिर से लाओ। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। ईगा श्वांतिक ने इटालियन ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई। श्वांतिक ने क्वार्टर फाइनल में मेडिसिन कीज को शिकस्त दी। कोको गॉफ ने इटालियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। नाओमी ओसाका को इटालियन ओपन के राउंड ऑफ में 16 में हार का सामना करना पड़ा। मौजूदा चैंपियन डानिल मेदवेदेव ने इटालियन ओपन राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। राउंड ऑफ 16 में मेदवेदेव का सामना अमेरिका के टॉमी पॉल से होगा। क्रोएशिया के अंडर 21 और हैम्बर्ग के डिफेंडर मारियो वुस्कोविच ने डोपिंग से जुड़े बैन को चुनौती देने का फैसला किया। वुस्कोविच पर पिछले साल 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया था। स्ट्राइकर ओलिवर जीरू ने ऐलान किया कि वो मौजूदा अभियान के बाद एसी मिलान को अलविदा कह देंगे। लीड्स यूनाइटेड और आरबी लाइप्जिग के मैनेजर जेसी मार्श को कनाडा की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का कोच बनाया गया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में सोमवार को खेले गए मुकाबले में लिवरपूल और एस्टन विला के बीच मैच ड्रॉ रहा। पूर्व हेवीवेट चैंपियन माइक टाइसन 2005 के बाद से अपनी पहली पेशेवर फाइट की तैयारी कर रहे हैं। आरजे मलिश्का, राजेश कुमार और केसी शंकर अपकमिंग पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज फ्रीडम एट मिडनाइट में लीड रोल निभाते नजर आएंगे। स्टार क्रिकेटर विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने अपने बच्चों वामिका और अकाई की प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए पेपराजी का धन्यवाद किया। एक्ट्रेस कियारा आडवाणी फ्रेंच रिवेरा में आयोजित होने वाले कान फिल्म फेस्टिवल के 77वें एडिशन में रेड सी फिल्म फाउंडेशन विमेन इन सिनेमा गाला डिनर में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। दिव्यांका त्रिपाठी दहिया ने अपने पति विवेक दहिया के साथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा की। गायक जान मलिक ने खुलासा किया कि वो अपने जानवरों के साथ समय बिताने के लिए 2 या 3 दिनों के लिए अपना फोन बंद कर देते हैं।
संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। इसमें अदिति राव हैदरी की एक्टिंग को भी काफी सराहा जा रहा है। हाल ही में रिलीज हुई साइकोलॉजिकल थ्रिलर मर्डर इन माहिम में अभिनय करने वाले फेमस एक्टर आशुतोष राणा ने कहा कि जब अभिनय की बात आती है तो उन्हें भूमिका की लंबाई की तुलना में कैरेक्टर की गहराई की अधिक परवाह होती है। हर साल की तरह इस बार भी 14 मई यानी कि आज से लेकर 25 मई तक कैन फिल्म फेस्टिवल मनाया जाएगा। बॉलीवुड के महान फिल्मकार मृणाल सेन का कैन से गहरा कनेक्शन रहा था। मृणाल सेन भारत के उन चुनिंदा फिल्मकारों में शामिल हैं जो देश का सिनेमा सरहद पार लेकर गए और हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री ऐश्वर्या राय और अदिति राव हैदरी कैन्स फिल्म फेस्टिवल में अपना जलवा बिखेरेंगी। इसी के साथ ही एक्सप्रेस 100 में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।